डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनवर सईदी है और मैं इंडोनेशिया का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। 3 बार नौकरी बदलने के बाद मैं अब एक बॉयज़ हॉस्टल में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा हूँ। मुझे ये काम बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि हमेशा से मैं आलसी रहा और यहाँ पर रात के वक्त मुझे सोने का मौका भी मिल जाता है और महीने बाद मुझे मेरी सैलरी भी मिल जाती है। लेकिन यहाँ 2 सिक्योरिटी गार्ड ही हैं। एक दिन के वक्त नौकरी करता है, एक मैं जो रात के वक्त ड्यूटी करता है। मैं ड्यूटी करना पसंद नहीं करता, मैं बस बैठना और सोना पसंद करता हूँ। फिर भी कई बार आप पकड़े जाएं तो उसके बाद आपको वार्निंग मिल जाती है। मैं 2 बार सोते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद बाहर वाली तरफ 2 कैमरे लगा दिए गए। हॉस्टल के अंदर तो कैमरे नहीं लगाए गए, लेकिन बाहर वाले बड़े गेट पर कैमरे लग चुके थे। अब मैं यहाँ सो नहीं सकता था, मजबूरी थी। अब मुझे मेहनत से काम करना पड़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि मुझे सैलरी बहुत कम मिलती है। पूरी रात मुझे जागना पड़ता है, घूमना पड़ता है, फिरना पड़ता है। हॉस्टल हमेशा भरा भरा सा रहता है, लेकिन जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं हॉस्टल बिल्कुल खाली पड़ जाता है। वीरान सा एहसास होता है और कोई भी इंसान अगर ऐसे खाली हॉस्टल में घूमे फिरे तो उसे डर लगना जायज़ सी बात है। मुझे डर नहीं लगता। मैं तो रात के वक्त घूमते समय हॉरर स्टोरी सुनना पसंद करता हूँ। खौफनाक डरावनी कहानियाँ जो आपको अंदर तक डरा कर रखते हैं। मुझे मज़ा आता है। मैं तो खुश हो जाऊँगा अगर मेरे सामने कोई भूत आ जाए। कई लड़के कह चुके हैं उन्हें कमरों में डरावनी डरावनी आवाज़ें आती हैं। जब मैं उस कमरे में रहा मुझे कोई डरावनी आवाज़ नहीं आई। शायद वो जानबूझकर भूतों की कहानियां बनाते होंगे। वैसे भी उन लड़कों के सिवा इस हॉस्टल में कभी किसी को कोई भूत नज़र नहीं आया था। ये शनिवार की रात थी और मैं 8 बजे ड्यूटी पर पहुंच गया था। हर रोज़ की तरह सबसे पहले मुझे रजिस्टर मेंटेन करना होता और गर्मियों की छुट्टियां होने के कारण अब यहाँ एक भी लड़का नहीं था, तो हर एक कमरे पर मुझे जाना पड़ता, देखना पड़ता बाहर कुछ पड़ा तो नहीं, दरवाजे ठीक ठाक हैं, कोई अंदर घुसा तो नहीं, कहीं किसी हॉस्टल के कमरे में कोई चोरी तो नहीं हुई। एक एक करके मुझे वो लगभग 75 कमरों को देखना पड़ता, जिसमें समय बहुत ज़्यादा लगता और रात के वक्त मैं थक भी जाता। 2 बार राउंड लगाने के लिए मैं उस तरफ जाता था। एक चीज़ का फ़ायदा मैं सबसे ज़्यादा उठाता था कि कैमरे तो 2 बाहर की तरफ लगाए गए थे। मैं कुर्सी पर बैठा होता, जब झपकी लगती तो मैं पकड़ा जाता। लेकिन जब मैं हॉस्टल के अंदर जाता हूँ, ये 5 फ्लोर वाला हॉस्टल है और यहाँ पर अगर मैं बैठ जाऊँ, आधा घंटा रेस्ट भी कर लूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। इसीलिए मैं वो दरवाज़ा खोलकर जल्द से जल्द अंदर जाना पसंद करता हूँ। अंदर जाने के बाद 2-3 घंटे पार हैं। मैं आराम करता हूँ, झपकी लेता हूँ और उसके बाद बाहर ऐसे आता हूँ जैसे बहुत ज़्यादा थक कर आया हूँ, बहुत ज़्यादा राउंड लगा कर आया हूँ। और सोने के लिए मैं डरावनी कहानियों का सहारा लेता हूँ। डरते डरते कहानियाँ सुनना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इस समय अगर आप भी इस कहानी को सुन रहे हैं, आपको भी मज़ा आ रहा है ना? रात को थोड़ा थोड़ा डर लगना, ऐसे शब्द जो हमारे कानों में पड़ते हैं और अंदर से हम सिहर जाते हैं। मैं इंटरनेट पर ऐसी कहानियां ढूंढा करता था क्योंकि मैं इंडोनेशिया से था, तो हिंदी वाली कहानियां तो सुन नहीं सकता था ना। डर एक एहसास की वो कहानियां जो भारत में इतनी ज़्यादा मशहूर है, मेरी इस भाषा में वो मिलती ही नहीं। तो मैं क्या करता, इंटरनेट पर मुझे वो कहानियां ढूंढनी पड़ती। अलग अलग वेबसाइट्स पर मैं जाता, ढूंढता रहता वो कहानियाँ। और आज
मुझे पता चला था कि डार्क वेब पर आप ऐसी कहानियां ढूंढ सकते हैं जो आपको डरा कर रख देती हैं। मैं डार्क वेब की वो वेबसाइट्स VPN से खोल चुका था। ढूंढता रहा मैं वो कहानियां जो मुझे डरा सके। मेरा मानना था कि भूत प्रेत तो होते ही नहीं तो डर भी नहीं लगना चाहिए। और मैं एक ऐसी वेबसाइट पर पहुंचा जो पूरी तरह से काली थी और बीच में एक वीडियो लगी हुई थी। उस वीडियो के नीचे चेतावनी दी गई थी, डोंट वॉच दिस वीडियो एट नाइट, यानी कि इस वीडियो को रात के वक्त मत देखना। ये शब्द सुनते ही जैसे थोड़ा थोड़ा डर सा लगा था, कहीं ये कोई शापित वीडियो तो नहीं जैसा कि कहानियों में बताया जाता है। यकीनन मज़ा तो बहुत आने वाला है। ये हॉरर स्टोरी वाला पेज है ना, ये वेबसाइट का नाम ही हॉरर स्टोरी था, तो इसमें ये हॉरर स्टोरी होगी, डराने के लिए बनाई गई होगी। चलो इसे सुनता हूँ, बहुत मज़ा आएगा। मैंने हेडफोन लगा लिए थे। उसके बाद मैंने वो वीडियो प्ले की और उसमें शुरू हुई एक अजीब सी कहानी। ये कहानी बड़ी अलग सी थी। ऐसी कहानी से कौन डर सकता है? मैं तो बिल्कुल डरने वाला नहीं था। वो कहानी ऐसे शुरू हुई, एक परिंदा जो अंधेरे में बढ़ता जा रहा था। अंधेरा धीरे धीरे उसे आगोश में लेता जा रहा था और वो उस अंधेरे में कहीं गायब हो गया। इस तरह ये कहानी खत्म हो चुकी थी और मैंने कहा ये कैसी कहानी है, खत्म भी हो गई। लेकिन उसके बाद अचानक मेरा मोबाइल जैसे बंद पड़ गया, स्क्रीन काली हो गई थी। ना तो मेरा मोबाइल ऑन हो रहा था, जैसे बैटरी ही डेड हो गई हो। मैंने चार्ज तो किया था लेकिन अब चल क्यों नहीं रहा। मैं जल्दी से दरवाजे से बाहर निकलकर कुर्सी के पास रखे उस चार्जर से चेक करना चाहता था, सच में इसकी बैटरी डेड हो गई है या मेरा फ़ोन ही खराब हो गया। मैं फर्स्ट फ्लोर पर ही था। नीचे उतरा, आगे वाला दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो दरवाज़ा बंद था, खुल नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिश की और फिर मेरे दिमाग में आया, जो बाहर वाला कुंडा है ना, वो अपने आप नीचे की तरफ गिर जाता है और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। मैं अमूमन ऐसी स्थिति में अपने साथी को फ़ोन कर देता हूँ कि बस एक बार आजा, बाहर वाली उस कुंडी को खोल जा, मैं अंदर बंद हो चुका हूँ। लेकिन अब तो मेरा फ़ोन भी काम नहीं कर रहा था, तो मैं इस हॉस्टल से बाहर नहीं निकल सकता था। गेट वाली साइड तो जा ही नहीं सकता था, लेकिन शायद इसका मुझे फ़ायदा हो सकता है। मैं फ़ोन कर नहीं पाया और सुबह मैं दिखाऊंगा कि मेरा फ़ोन तो चल नहीं रहा था। आराम से पूरी रात यहाँ सोऊंगा। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। कभी तो मन में खुशी हो रही थी, कभी थोड़ा गम हो रहा था, मोबाइल ख़राब तो नहीं हो गया, मेरा खर्च बढ़ तो नहीं गया। फिर मैंने सोचा भाड़ में जाए मोबाइल, नींद इतनी ज़रूरी होती है और काम चोरी हर रोज़ थोड़े ना मिलती है। वहीं पर मैं लेट गया। मौसम काफ़ी गर्म था और ठंडा ठंडा फर्श जैसे आंखों को ठंडक दे रहा था और मुझे नींद का एहसास होने लगा। अचानक कुछ गिरने की आवाज़ आई। ये आवाज़ ऊपर से आई थी और मुझे भौंचक्का कर दिया था इस आवाज़ ने। मुझे लगा ऊपर कहीं कोई लड़का आ तो नहीं गया, लेकिन मुझे तो बताया नहीं गया और वैसे भी छुट्टियों में यहाँ कोई आता जाता नहीं। फिर मैं भागता हुआ फर्स्ट फ्लोर पर गया था। मैंने दोबारा उस आवाज़ को सुनने की कोशिश की। मुझे लग रहा था आवाज़ तो यहीं से आई है, लेकिन दोबारा वो आवाज़ आई ही नहीं। मैंने एक एक करके हर दरवाजे की तरफ देखा था। वो दरवाजे पर ताले तो नहीं लगे हुए थे, लेकिन फिर भी कोई अंदर घुस जाए तो पता लग ही जाएगा। बाहर की तरफ कुंडियां तो लगी ही हुई थी ना, अगर कोई अंदर गया है तो उसे बाहर वाली उस कुंडी को तो खोलना ही पड़ेगा। मैं एक एक करके हर एक दरवाजे को देख चुका था, अंदर कोई नहीं था, लेकिन आवाज़ तो यहीं से आई थी। क्या मुझे ऊपर वाले फ्लोर चेक करने चाहिए? मेरे मन ने कहा नहीं नहीं, भाड़ में जाए। कहाँ से आवाज़ आई होगी? कोई बिल्ली विल्ली होगी ना, वो यहाँ कहीं घुस गई होगी। सामान तो इतना ज़्यादा रखा होता है लड़कों ने, तो कहीं ना कहीं से सामान गिर गया होगा। ये सोचकर फिर से मैं नीचे आ गया। आलस का समय हो गया था, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना था। फंस तो मैं चुका ही हूँ, अब सोना ही सबसे अच्छा होगा। मैं फिर से जैसे ही लेटा था, ऊपर से
आवाज आई, फिर से कुछ गिरने की आवाज आई थी। फिर से मैं चौकन्ना सा हो गया। एक बार सामान गिरना एक संयोग हो सकता है, दूसरी बार किसी चीज का गिरना संयोग नहीं होता। यकीनन ऊपर कोई ना कोई तो मौजूद है और इस बार मैं चौकन्ना होकर सीढ़ियां चढ़ रहा था। बिना आवाज किए मैं उन सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ा और उसके बाद इधर उधर देखने लगा। वहां कोई मौजूद नहीं था। एक एक करके अब मैं दरवाजे देख रहा था और मुझे वो आवाज भी सुननी थी। 10 मिनट तक उन दरवाजों को देखने के बाद वो आवाज दोबारा नहीं आई और मुझे लगा जो भी आवाज कर रहा है उसे शायद ये लग रहा होगा कि मैं तो बाहर कुर्सी पर बैठा रहूंगा और अंदर वो आसानी से सामान गिरा पाएगा या कहूँ उठा पाएगा। मुझे शक था ये कोई चोर है जो किसी न किसी कमरे में घुसा हुआ है। एक एक करके सब कमरों को देखने में समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो मैंने सोचा अब मैं सीढ़ियों पर आवाज़ करता हूँ, जैसे कोई चलकर नीचे पहुँच गया होगा। उसे लगेगा मैं तो नीचे चला गया ना, लेकिन मैं ऊपर ही बैठ जाऊँगा और आंखें बंद करने की कोशिश करूँगा। अगर तो आवाज़ आई तो मुझे पता चल जाएगा आवाज़ कहाँ से आई है। अगर आवाज़ नहीं आई तो नींद तो ज़रूर आ जाएगी। मैं सीढ़ियों पर जूतों की वो आवाज़ करने लगा, फिर धीरे धीरे चलकर ऊपर आया और आराम से लेट गया। मैं अब सोने की तैयारी कर रहा था, फिर भी मुझे लगा 15-20 मिनट इंतज़ार करूँगा, वो आवाज़ दोबारा ज़रूर आएगी। ऐसा हुआ भी। वो आवाज़ पीछे वाले कमरे से आई और मैं ध्यान से सुन रहा था। वो आवाज़ वहीं से आई है, लेकिन दाईं तरफ वाले कमरे से या बाईं तरफ वाले कमरे से। मैं अब धीरे धीरे जूते उतार कर उन सॉक्स के सहारे धीरे धीरे चलते हुए उन कमरों के करीब गया, ज़मीन पर बैठ गया। वो आवाज़ अगर दोबारा आई ना, मुझे पता चल जाएगा अब मेरे आगे सिर्फ 2 ही तो कमरे थे, दाईं तरफ वाला कमरा और बाईं तरफ वाला कमरा। देखूं तो आवाज़ कहाँ से आई है और मुझे बस पक्का करना था। मैंने इंतज़ार किया और हल्की सी आवाज़ दाईं तरफ वाले कमरे से आई और मैं समझ गया जो भी है इस कमरे में है। अब देखूं तो सही ये है कौन। मैं उठा, दरवाजे के पास जाकर मैंने आराम से उस कुंडी को खोला और धड़ाम करके उस दरवाजे को पूरा खोल दिया। एक तरफ लाइट का बटन था। मैंने जैसे ही लाइट जलाई, वो कमरे में सामान बिखरा हुआ था, लेकिन जिसने बिखेरा था वो एक लड़की थी। वो बेड के ऊपर बैठी हुई, पीठ मेरी तरफ थी, मुंह नीचे की तरफ रो रही। और मैं लड़की को बॉयज़ हॉस्टल में देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था। मैं सोच में पड़ गया और सबसे पहले मेरी ज़बान से यही शब्द निकले, लड़की यहाँ कैसे? यहाँ लड़कीबाजी चल रही है। मेरे ये शब्द सुनकर उस लड़की ने मुड़कर मेरी तरफ देखा। वो कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसकी जैसे पीठ बिल्कुल सही थी, सर के पीछे वाले बाल सही थे, लेकिन जब मेरी तरफ घूमी उसका मुंह नहीं था, जैसे चेहरे पर छेद हो। उसकी खोपड़ी के अंदर का मांस दिख रहा था, जैसे कोई धमाके में उसका मुंह उड़ गया हो। वो फिर भी हिल रही थी। किसी का अगर सर के अंदर दिमाग ना हो, अंदर का हिस्सा ना हो, वो मर जाता है। ये जिंदा कैसे है, हिल कैसे रही है? मैं ये बात समझ नहीं पाया और मैं तो चीखा। मैं चीखते चीखते नीचे की तरफ भाग रहा था। सीढ़ियों से नीचे उतरा, दरवाज़ा खोलकर मैं बाहर जाना चाहता था। भूल गया था मैं, दरवाज़ा तो बंद है। मैं इस हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकता। भागते हुए सीधा मैं दरवाजे से टकराया जो बाहर की तरफ खोलता है, लेकिन अब खुल नहीं पा रहा था। 2-3 बार मैंने धक्का भी दिया, दरवाज़ा खुला ही नहीं। फिर मैं दरवाजे के साथ सट गया, जेब से मोबाइल निकाला। मैं किसी को फ़ोन करना चाहता था कि दरवाज़ा बंद है। फिर मेरे दिमाग में आया मेरा तो फ़ोन भी बंद हो चुका है। मेरे होश उड़ गए थे। हर चीज़ जैसे मैं भूल रहा था, बस उस लड़की का चेहरा नज़र आ रहा था जो मौजूद ही नहीं था। एक खड्डा, मुंह की जगह एक खड्डा। मेरी नज़रें सीढ़ियों पर ही टिकी हुई थी, कहीं वो प्रेतनी मेरे पीछे ना पड़ जाए। यकीनन उस कमरे में वो प्रेतनी रहती होगी।
इसीलिए यहाँ लोगों को भूत नजर आता है ना, ये होगी वो। अब मुझे बस इससे बचना है। मैं ऊपर नहीं जाने वाला, कहीं वो मेरे पीछे ना पड़ जाए। जैसा कि वो लड़के कहते हैं कि भूत है, पीछे पड़ जाता है, बहुत तंग करता है, वो तो मुस्कुराते हुए कहते हैं, लेकिन मेरी तो हालत पतली थी। मैंने ठान लिया था मैं यहां से हिलने वाला नहीं। अगर किसी ने कहा भी कि मैंने हर कमरे को चेक नहीं किया, मैं कह दूंगा मुझे एक प्रीतनी नजर आई है। मैं दरवाजे के पास 10 मिनट से सीढ़ियों की तरफ घूर रहा था, तभी पास वाले कमरे से एक आवाज आई। ये आवाज ऐसी थी जैसे उस दरवाजे को किसी ने अंदर से खटखटाया हो। पहले तो मैं बहुत ज्यादा डर गया। मुझे लगा भूत तो दीवारों को पार कर सकते हैं ना, वो ऊपर नीचे भी आ सकते होंगे। यकीनन इस कमरे में वो भूतनी होगी, वो मुझे मारने की कोशिश करेगी। मैं इतना ज्यादा डरा था कि मैं वहां से ऊपर की तरफ भागा। मैं नीचे वाले फ्लोर में नहीं रुकूंगा, ऊपर वाले फ्लोर में नहीं रुकूंगा, मैं सीधा छत पर पहुंच जाऊंगा। ये 6ठा फ्लोर बनेगा, मैं वहां पर जाकर रुक लूंगा। आसमान दिखेगा, थोड़ी शांति का एहसास होगा, मैं दूर दूर तक देख भी पाऊंगा, चीख भी पाऊंगा, शायद कोई मेरी चीख ही सुन ले। मैं नीचे से जो भागने लगा, मैं भागता रहा। 5वें फ्लोर पर पहुंचने के बाद अब छत पर जाने वाली उन सीढ़ियों के ऊपर लगा दरवाजा, जिसे मैं खोल नहीं पा रहा था। ना तो मैं नीचे से निकल पा रहा था, ना मैं ऊपर से निकल पा रहा था। हर कमरे की खिड़की में एक बड़ा मोटा लोहे का जंगला लगा है ताकि कोई भाग ना पाए। अब यही सिक्योरिटी जैसे मुझे खतरा महसूस हो रही थी, लेकिन मुझे लगा मैं सीढ़ियों पर बैठा रहूंगा, हॉस्टल की किसी और जगह पर नहीं जाऊंगा। नीचे खतरा है, वो लड़की है जो शायद अलग अलग कमरों में आ रही है। मैं यहां से हिलने वाला नहीं। मैं अब वहीं पर बैठा रहा। 10 मिनट ही हुए थे, नीचे से आवाजें आईं। वो आवाजें शायद उसी कमरे से आ रही थी, बिल्कुल वैसी ही आवाजें सामान गिरने की। यकीनन वो उसी कमरे में फिर से सामान गिरा रही होगी। लेकिन नीचे से बहुत तेज एक और आवाज भी मेरे कानों में पड़ रही थी। एक तो यहाँ इतनी ज्यादा शांति थी कि छोटी छोटी आवाज भी ऊपर वाले फ्लोर तक साफ सुनाई दे रही थी। वो सामान के गिरने की आवाज और वो दरवाजे के खटखटाने की आवाज। सामान जो गिर रहा था वो कहीं और से गिर रहा था। आवाज ज्यादा तेज आ रही थी, वो फर्स्ट फ्लोर वाले उसी कमरे से गिर रहा होगा। लेकिन जो दरवाजा खटखटाया जा रहा था ना, वो बिल्कुल नीचे से खटखटाया जा रहा होगा। आवाज बहुत मध्यम मध्यम सी थी। तो मैं मान लूं कि ये वो लड़की नहीं है जो सबसे नीचे वाले कमरे में दरवाजा खटखटा रही थी। हो सकता है उस कमरे के अंदर कोई हो, लेकिन कोई पागल ही होगा ना, अंदर से दरवाजा खटखटाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कोई लड़का बेचारा वहां से जा नहीं पाया, हो सकता है बेहोश हो गया और सभी कमरों की कुंडियों को लगा दिया गया। वो अब भी अंदर ही मौजूद हो और मैं इतना ज्यादा डर गया, हो सकता है उसे मेरी मदद की जरूरत हो। मैं नीचे चलता हूँ, नीचे जाकर उस दरवाजे को खोलकर देखता हूँ। अगर तो मुझे वो लड़की दिखी, मैं भाग कर ऊपर आ जाऊंगा, फिर मैं नीचे नहीं जाऊंगा। एक बार कोशिश तो करनी चाहिए ना। मैंने जूते उतार दिए थे क्योंकि नंगे पांव आवाज नहीं होती। जूते तो मैंने ऊपर ही रख दिए थे। सीढ़ियों से नीचे उतरा और फर्स्ट फ्लोर में मैंने कहीं देखा ही नहीं, वो लड़की ना नजर आ जाए। इतना भयानक चेहरा, या कहूं चेहरा ना होना भी भयानक ही होता है। जब मैं नीचे पहुंचा, दोबारा से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, वो सबसे आगे वाला दरवाजा। मैं बिल्कुल उसके करीब गया और मुझे लगा मुझे शायद आवाज लगानी चाहिए। अगर तो लड़की की आवाज आई या कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि उसका तो मुंह नहीं है, मैं समझ जाऊंगा ये वो भूतनी है, मैं भागूंगा ऊपर की तरफ। लेकिन अगर किसी लड़के की आवाज आई, फिर मैं समझ जाऊंगा ये वो बात सच्ची हो गई, लड़का अंदर मौजूद है। मैंने उस दरवाजे के करीब सिर्फ ऐसे आवाज लगाई कि अंदर ही आए। मैंने कहा, क्या कोई अंदर है जो दरवाजा खटखटा रहा है? अंदर से आवाज आई, हाँ, मैं अंदर फंसा हुआ हूं, मुझे बाहर निकाल दो। जैसे ही मुझे ये आवाज सुनाई दी, मुझे लगा मेरी बात सच साबित हो गई। अंदर कोई फंसा है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए और इससे मेरी हिम्मत भी बढ़ेगी। अगर कोई मेरे साथ आ जाएगा तो मुझे किसी भूतनी से डरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
मैंने वो कुंडी को खोला। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने मुझे जो नज़र आया, मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। ये कोई साधारण लड़का नहीं था जो अंदर बैठा हुआ मुझे दिखे। अंदर आधा कटा हुआ एक लड़का दिखा, जिसका नीचे का धड़ का हिस्सा मौजूद नहीं था। पेट के ऊपर ऊपर का हिस्सा था और उसके सर पर जैसे बहुत ज़्यादा खून लगा हुआ। फर्श पर भी खून ही खून था। मेरे जो पाँव थे आगे से थोड़े गीले हो गए थे। इतना ज़्यादा खून मैंने कभी नहीं देखा था। और वो लड़का भी ऐसे लग रहा जैसे किसी ने आरी से या चाकू से नीचे का हिस्सा उसका काट दिया, जिस कारण इतना ज़्यादा खून बह चुका। लेकिन वो मुस्कुरा रहा था और मुस्कुराते मुस्कुराते उसने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दरवाजे को खोल दिया। अब मैं आज़ाद हो गया, अब मैं आज़ाद हो गया। मैं सीधा सीढ़ियों की तरफ भागा था। भागते भागते मैं ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच गया। उन सीढ़ियों पर चढ़कर उस बंद पड़े दरवाजे के पास सिमट गया था। मैं नीचे नहीं जाने वाला। नीचे पता नहीं क्या चल रहा है। आज ये क्या चीज़ देखने को मिल रही है। मैंने पहले कभी भी ऐसा एहसास नहीं किया कि इन कमरों के अंदर ये चीज़ें भी हो सकती हैं। 2 भयानक कमरे देखे थे मैंने, अब और क्या देखने को मिलेगा। मैं नीचे नहीं जाने वाला। पूरी रात मैं यहीं पर गुजार दूंगा। और मैं आलसी था, सोना पसंद करता था। आज नींद आंखों से उड़ चुकी थी। मैं बस दरवाजे के पास बैठा रहा। नीचे से वो आवाज़ें आती ही रहीं, सामान गिरने की आवाज़ें या दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ें। मैंने कहा, आवाज़ें जहाँ से भी आती हैं आती रहें, मैं तो नीचे जाने वाला नहीं। लेकिन जब ऊपर से आवाज़ आई तो मुझे हिला कर रख दिया। जिस दरवाजे के पास मैं सिमटा हुआ था, ऊपर से उसे जैसे खटखटाने की आवाज़ आई। मैं एकदम से हिल गया, लेकिन मैं 2 सीढ़ियाँ ही नीचे उतरा था। मैं अब नीचे जाने वाला नहीं था। ऊपर से कौन आवाज़ कर रहा है? मैंने सवाल पूछा था, कौन हो तुम? जवाब नहीं मिला। मुझे लगा नीचे जाने का कोई फ़ायदा नहीं। वैसे भी ये दरवाज़ा तो बंद है ना, कोई यहाँ आ तो पाएगा नहीं। लेकिन जो दृश्य मेरी आंखों के सामने था, मैं उस पर भी कैसे यकीन कर पाता। वो दरवाज़ा लोहे का था जो सबके ऊपर लगा हुआ, लेकिन उस लोहे के दरवाजे को जैसे पानी बना दिया था। वो लोहे का दरवाज़ा अपने आप पानी की तरह आगे पीछे हो रहा, जैसे कोई लिफाफा हो। उसमें से हाथ निकल रहे 2 जो मुझे पकड़ना चाहते थे। लोहा भी पिघला पिघला उसी शेप में बनता जा रहा। मेरी तो चीखें निकल आई थी और मैं भागा नीचे की तरफ। जैसे ही मैं 2nd फ्लोर पर पहुंचा, मुझे अब पता नहीं था मैं कहाँ जाऊं। ना मैं ऊपर जा सकता था, ना मैं नीचे जा सकता था। मैं वहां से सीधा नीचे की तरफ भाग रहा। लेकिन जैसे ही मैं ग्राउंड फ्लोर पर आया, वो आधा कटा हुआ लड़का खून से सना हुआ जैसे सीढ़ियों की तरफ आ रहा। नीचे उसे देखते ही मेरी चीख निकल गई और मैं फिर से ऊपर की तरफ भागने लगा। जैसे ही मैं 4th फ्लोर पर पहुंचा, मैं समझ नहीं पा रहा था अब मैं क्या करूं, कहाँ छिपूं। तो मैंने सोचा, इनसे बचने के लिए मुझे किसी न किसी कमरे में छिप जाना चाहिए। अब सब कमरों में भूत प्रेत थोड़े ना होंगे। मैं किसी एक कमरे में छिप जाऊंगा, कोने में सिमट जाऊंगा। एक रात ही तो गुजारनी है, रात गुजार दूंगा। मेरा फ़ोन भी नहीं चल रहा, लेकिन जब धूप निकल आएगी मैं नीचे पहुंच जाऊंगा और आवाज़ें लगाऊंगा। मेरा साथी वो दरवाज़ा बाहर से खोल ही देगा ना। मैं सीधा एक कमरे के आगे पहुंच गया। उस कुंडी को खोलकर मैं अंदर था। उसके बाद वहाँ बेड लगा हुआ और मैं सीधा उस लोहे के बेड के नीचे। मैं बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था कोई मुझे देख ना पाए, कोई मुझे पहचान ना पाए, किसी को पता ना चले कि मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ। इसीलिए मैं अपने मुंह पर हाथ रख चुका था। मैं चुपचाप इसी तरह। मैंने देखा वो दरवाजे के नीचे से एक परछाई दाईं तरफ से निकलकर बाईं तरफ गई। शायद कोई मुझे ढूंढ रहा था, लेकिन उसे पता चलेगा ही नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ। अचानक मेरे दिमाग की घंटी बजी। मुझे कैसे पता चलता
कि कोई किसी कमरे में मौजूद है या नहीं, उसकी कुंडी से। इस कमरे की कुंडी खोली मैंने तभी तो मैं अंदर आ पाया, और अंदर से कुंडी लगाई नहीं जा सकती। तो अगर उसमें दिमाग है वो समझ जाएगा मैं इस कमरे में हूँ। मुझे बस सिमट कर बैठे रहना होगा। अब मैं क्या करूँ? मैं चुपचाप उस बेड के नीचे था। अचानक वो जो लोहे का बेड था ना, ऊपर से नीचे की तरफ झुका। ये हल्की सी आवाज़ थी कि उस बेड के ऊपर कोई जैसे बैठा हो, लेकिन कोई टांगे नज़र नहीं आई, कोई चलकर वहाँ नहीं आया। अचानक ऊपर वज़न पड़ गया, जैसे कोई लेटा हुआ हो। मुझे साफ महसूस हो रहा और मेरे आंसू निकल आए थे। ये क्या है? कौन है ऊपर? ये शब्द भी मेरी ज़बान से निकल नहीं पा रहे थे। मैं छिपा हुआ था, बस बिना आवाज़ किए शायद मैं बचा रहूँगा। अचानक जो भी उस बेड के ऊपर था उसने अपना सर नीचे की तरफ लटकाया, और उसका उल्टा चेहरा, वो उसकी जो आंखें थी ना वो लटकी हुई थी। उसकी आंखों के पीछे की जो अतड़ियाँ होती हैं ना, वो उन आंखों को संभाले हुई थी। उसका सर भले ही उस बेड से ज़रा सा नीचे की तरफ लटका था, लेकिन उसकी आंखें तो जैसे निकलकर नीचे ही गिर गई थी, बिल्कुल ज़मीन को छू रही, अतड़ियों से चिपकी हुई। और उसने कहा, तुम कब तक छिप पाओगे? कब तक छिपे रहोगे? ये उसके शब्द थे और मेरी तो चीख निकली। मैं घिसट कर बेड की एक तरफ से निकल रहा था। पहली बार किसी ने जैसे मुझे पकड़ा था। उसने अपनी बाजू आगे की तरफ की, मुझे मेरी कलाई से पकड़ लिया। मैं झटके मार रहा था। उससे छूटकर मैं निकलना चाहता था, जाना चाहता था, लेकिन वो मुझे छोड़ नहीं रहा। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो आंखें नीचे की तरफ लटकी हुई खौफ पैदा कर रही थी। उसकी आंखों के उन खड्डों के बीच से थोड़ा थोड़ा खून भी निकल रहा था। मैं क्या कहूँ, उल्टी करने का मन भी कर रहा था, लेकिन मेरा दिल भी कह रहा था, निकलूँ यहाँ से, वरना मैं जिंदा नहीं बचने वाला। खून को देखकर मुझे थोड़ी थोड़ी घबराहट सी होने लगती है। ये दृश्य तो बेहोश होने के लिए काफ़ी था। अगर मैंने किसी फिल्म में भी ये सीन देखा होता, मैं बेहोश होकर गिर जाता। आज मेरी आंखों के सामने वो दृश्य था, लेकिन मैं बेहोश नहीं हो सकता था। मुझे लगा इस कमरे में मैं बेहोश हुआ तो शायद दोबारा उठ नहीं पाऊंगा। मैं उसके हाथ से अपनी कलाई को एक झटके से छुड़ा पाया था। वो इतनी आसानी से छोड़ नहीं रहा था, तो उसकी कलाई वो टूट गई और उसने अपनी उंगलियां फिर भी मेरी कलाई पर जमाए रखी। मैं उस कमरे से बाहर निकला और भागा ऊपर की तरफ। कभी तो मैं ऊपर जाना चाहता, कभी नीचे जाना चाहता। मैं कहाँ जाऊँ मुझे नहीं पता था, लेकिन 3rd फ्लोर के वो बाथरूम, मुझे लगा मुझे बाथरूम में जाना चाहिए। किसी कमरे में नहीं जाऊँगा मैं, अब मैं बाथरूम में जाकर छिपूंगा। भागा मैं, और उसका जो हाथ था मेरी कलाई से अब भी उसी तरह से चिपका हुआ था। उसकी वो पकड़ ढीली ही नहीं हुई थी। हाथ टूट चुका था उसका कलाई से, फिर भी वो छोड़ नहीं रहा था। उंगलियां हिल रही, एक उंगली भी उसने ऊपर की तरफ की थी, एक गंदा सा इशारा किया हो जैसे, और मैं घबरा गया। जैसे ही मैं बाथरूम में पहुंचा, मैंने दीवार पर उस हाथ को 2-3 बार मारा। उंगलियां जैसे तोड़ डाली मैंने, हड्डियां ही जैसे चरमरा गई उसकी। फिर उसने मेरे हाथ को छोड़ा। मैंने उस हाथ को जैसे अपने पैर से बड़ी तेज किक मार के दूर फेंक दिया और बाथरूम के एक टॉयलेट रूम में मैं छिप गया था। ये छोटे दरवाजे वाला टॉयलेट रूम था, जिसके नीचे से भी अंदर देखा जा सकता था, ऊपर से भी देखा जा सकता था, लेकिन मैं सीट पर पैर रखकर इस तरह बैठा था कि ना तो नीचे से नजर आऊं, ना ऊपर से नजर आऊं। 5 मिनट मैं बाथरूम में ही था। पूरी तरह से सन्नाटा था, कोई आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन अचानक जिस टॉयलेट सीट पर मैं बैठा हुआ था, उसे किसी ने जैसे अपने आप फ्लश किया हो। मैं घबरा गया था उस आवाज से। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई चीज नहीं थी। आखिर बटन दबाया तो किसने दबाया? हो सकता है ये सीट खराब हो, अपने आप ही फ्लश हो गई। यहाँ बाथरूम में ऐसी खराबियां तो आती रहती है ना। लेकिन फिर उस सन्नाटे को चीरना शुरू किया एक
छनछनाहट ने। ये छनछनाहट किसी चीज की नहीं थी। मैंने झाड़ियों में ये आवाजें सुनी है। ये सांप की आवाज होती है। इसे रैटल स्नेक कहते हैं। ये जब कुंडली बनाकर बैठता है तो इसकी पूंछ से वो आवाज आती है। बाथरूम में एक रैटल स्नेक भी था। भूत कम थे जो ये सांप भी आ गया। कुछ समय बाद एक और आवाज। अब 2 रैटल स्नेक की आवाज लगातार बाथरूम में जैसे सन्नाटे को चीरती जा रही थी। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ने लगी और ज्यादा रैटल स्नेक जैसे यहां अपने आप प्रकट हो रहे हों। एक जगह इतने ज्यादा सांप कैसे हो सकते हैं? उसके बाद जो आवाज मेरी टांगों के करीब से आई, सिहरन सी पैदा हो गई थी शरीर में। रीढ़ की हड्डी में वो छनछनाहट की आवाज ऐसे गूंज रही थी जैसे मेरे शरीर के अंदर से ही वो आवाज पैदा हो रही हो। वो आवाज जिस टॉयलेट सीट पर मैं बैठा था वहां से निकल रही थी। अचानक ही कांपकर मैं उससे नीचे उतर आया था। जब मैंने उस कमोड का ढक्कन ऊपर की तरफ किया तो नीचे रैटल स्नेक उस सीट के अंदर था, फन फैलाए हुए। उसने काटने की कोशिश की थी। मैंने हाथ पीछे कर लिया। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर मैं बाहर निकला, कम से कम 50 रैटल स्नेक थे वहां पर, कुंडली फैलाए बैठे। ऐसे बैठे जैसे मुझे अभी काट डालेंगे और मौत के घाट उतार डालेंगे। मैं नहीं रुक सकता था ऐसी जगह। भूत प्रेत अपनी जगह, सांप अपनी जगह। सांप काट लेना तो जहर शरीर से निकलता नहीं आसानी से। मौत के घाट उतर सकते हैं आप। मैं दरवाजा खोलकर बाथरूम से बाहर भागा था। पहली बार सांपों को पीछा करते हुए देखा था। 50 सांप मेरे पीछे पीछे थे। बाहर निकलते ही मैंने बाथरूम का वो दरवाजा बंद कर दिया और फिर उस दरवाजे के बाहर खड़ा होकर मैं ऐसे चौकन्ना होकर खड़ा था जैसे कोई शिकार जिसके चारों तरफ शिकारी हैं उसे मारना चाहते हैं। मैं जंगल में हिरण को महसूस कर पा रहा था, जैसे वो जब जंगल में होते हैं सब उसे मारना चाहते हैं। कितने डरे डरे रहते होंगे, कैसे सो पाते होंगे, दिन के वक्त या रात के वक्त, कभी भी उनका शिकार हो सकता है। मैं एक हिरण के जैसा एहसास पा रहा था। भागने का कोई रास्ता नहीं था। ना मैं ऊपर जा सकता था, ना नीचे जा सकता था, ना कमरे में जा सकता था, ना बाथरूम में जा सकता था। कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाऊं मैं? मुझे इस बिल्डिंग से बाहर निकलना होगा। मुझे कड़वा घूंट पीना ही होगा। कोई ना कोई ऐसा कमरा तो होगा ना जिसकी वो खिड़की जगले वाली कमजोर हो। मैं धक्का मारकर उस खिड़की को तोड़ दूं तो बाहर निकल सकता हूं। कोई ना कोई ऐसी खिड़की तो होगी। नीचे वाले कई कमरे थे जहां पर कंप्लेंट आ चुकी थी कि घुन बहुत ज्यादा लगा हुआ है। दीमक खिड़कियों पर बहुत ज्यादा लगा हुआ है। हो सकता है ऐसी कोई कमजोर खिड़की हो जिसे मैं तोड़ पाऊं और बाहर निकल पाऊं। मुझे इस हॉस्टल से बाहर निकलना होगा। अगर मैं नहीं निकल पाया शायद मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल जाएगी। मैं सीधा नीचे वाले फ्लोर पर पहुंच गया था। वहां मैं ढूंढ रहा था उस आधे कटे हुए लड़के को। वो अजीब सा प्रेत था। वहां फर्श पर जैसे खून के निशान थे। वो अपने धड़ को घसीट कर आगे की तरफ ले गया होगा ना। वहां कई निशान बने हुए। सीढ़ियों पर भी निशान थे, वहां भी खून के कई धब्बे। लेकिन मैं उस फ्लोर पर किसी ऐसे कमरे को ढूंढना चाहता था जहां कंप्लेंट पहले भी आ चुकी हो। सबसे आगे वाले कमरों में वो 5वां कमरा। वहां से एक बार कंप्लेंट आई थी कि खिड़की पूरी तरह से गल चुकी है और उस खिड़की को नया लगाया जाए। इसीलिए उस कमरे में कोई रहता नहीं था और शायद कुछ ही महीनों में वो खिड़की चेंज होने वाली है। अभी तक तो चेंज नहीं हुई। हो सकता है उस कमरे में मैं जाऊंगा, उस खिड़की को तोड़ दूंगा तो बाहर निकल सकता हूं। मैं जल्दी से उस दरवाजे की तरफ भागा था। उसकी कुंडी खोलकर जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने देखा उस कमरे में पानी भरा हुआ था। मैंने ध्यान दिया खिड़की के बाहर से जैसे बारिश के कारण अंदर बूंदें गिर रही थी, लेकिन बाकी जगह इतनी आवाज तो आई नहीं, महसूस तो हुआ नहीं। और वैसे भी वेदर अलर्ट में बताया तो नहीं गया था कि आज बारिश है, लेकिन हो गई बारिश।
इसमें क्या कर सकते हैं। कमरे में पानी भर चुका था, खिड़की गीली होने के कारण और ज्यादा कमजोर थी। वो जंगले लगे थे जिस पर 5-6 बार मैंने कंधा मारा, और दीमक कभी किसी का फायदा नहीं करवाते होंगे, मेरा करवाया था। खिड़की कमजोर करके मैंने वो जंगला खिड़की तोड़ डाली और वहां से अपने शरीर को मैं निकाल सकता था। तब जाकर मुझे ऐसा एहसास हुआ था कि मैं इस जेल से बाहर निकलने वाला हूं। ये रात कितनी भयानक है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जैसे ही मैं खिड़की से बाहर निकला, बारिश इतनी ज्यादा तेज थी, अंधेरा ऐसे घिरा हुआ था, मैं कुछ देख नहीं पा रहा था। उस हॉस्टल के पीछे लगे कुछ बल्ब मुझे आगे दिखा तो रहे थे, लेकिन मुझे आगे वाली दीवार नजर नहीं आई। मुझे लगा मुझे उस तरफ भागना होगा, आगे वाले गेट की तरफ। जल्दी से गेट खोलूंगा और वहां से लैंडलाइन से फोन करने की कोशिश करूंगा। मैं उस तरफ भागने लगा, उस हॉस्टल की बिल्डिंग से दूर निकलता जा रहा, लेकिन आगे वाला गेट आ ही नहीं रहा। बिल्डिंग पीछे जैसे बारिश की बूंदों के कारण नजर नहीं आ रही थी, गेट भी नजर नहीं आया। मैं जैसे घास पर भागे जा रहा, दीवार नहीं आई, गेट नहीं आया। मैं हॉस्टल से काफी दूर निकल आया था। मुझे लगा शायद दीवार ढह गई होगी या कुछ ऐसा हो गया, मैं तो भागूं घर की तरफ। मैं घास पर भागता रहा 10 मिनट तक। ये घास खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और बारिश भी रुक नहीं रही थी। मुझे ये तक पता नहीं चल रहा था मैं कहाँ पर हूँ। मुझे लगा मैं भटक गया हूँ। ये वो जगह नहीं है जो हॉस्टल के इर्द गिर्द थी, ये कोई और ही जगह है। कहीं मैं दूर तो नहीं निकल आया, कहीं ये भूत या शक्तियाँ मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही। मुझे जवाब चाहिए था, लेकिन मैं जवाब किससे पूछता। बस धीरे धीरे अब सांस चढ़ती जा रही थी। बारिश की वो बूंदें जो शुरू में मुझे जैसे गर्म सी महसूस हो रही थी, अब धीरे धीरे वो ठंडी होती जा रही। मैं जो सांस ले रहा था, हर सांस के साथ शरीर ठिठुरता जाता। अचानक मिट्टी में मेरा पांव धंसा, जैसे मैं कीचड़ में फंस गया। अचानक दोनों पैर मेरे कीचड़ में आए और मैं अब आगे नहीं बढ़ पा रहा था। कैसे ये मिट्टी ऐसे नरम सी हो गई पता नहीं चला। पीछे भी घास थी, आगे भी घास थी। घास पर मैं हाथ लगाता तो मिट्टी मुझे सख्त नजर आती, लेकिन मैं जैसे ही पैर निकालकर उस पर पैर रखता, वो जैसे नरम हो जाती। मेरी टांगे मिट्टी में धंसती जा रही थी। कीचड़ जैसे बहुत ज्यादा नरम हो जाता मेरे पांव को छूते ही। अचानक मुझे महसूस हुआ उस कीचड़ में किसी ने मेरी टांग पकड़ी हो, मुझे नीचे खींचने की कोशिश की हो। मैं उससे टांग बचा रहा था और उस कीचड़ से कई हाथ निकलने लगे। वो मिट्टी से निकल रहे वो हाथ कब्रिस्तान का एहसास दे रहे थे। मिट्टी अपने आप ऊपर की तरफ फूलती और उससे निकलने वाले हाथ मुझे पकड़ने की कोशिश करते। भाग तो मैं नहीं पा रहा था, लेकिन कीचड़ में धीरे धीरे आगे जरूर बढ़ रहा था। मैं अब उस दिशा में जाना चाहता था जहां वो हॉस्टल था। दूर जाने में फायदा नहीं, मुझे हॉस्टल वापस जाना होगा। ये रात इतनी भयानक हो चुकी थी जिससे मुझे बाहर निकलना था और शायद उस हॉस्टल में पहुंचकर ही मैं बच सकता था। एक जगह मिट्टी सख्त सी नजर आई। मैंने अपना पैर उसके ऊपर रखा तो ये साधारण मिट्टी थी। मैं भागने लगा आगे की ओर। मिट्टी से वो प्रेत से निकले जिनके सर नहीं थे, वो धड़ थे, फिर भी हिल रहे, मेरा पीछा कर रहे। वो मेरे पीछे ऐसे भाग रहे थे जैसे उनकी बाजुओं की हड्डियां और टांगों की हड्डियां टूटकर उल्टी जुड़ी हुई हों। वो पांव उल्टे करके जैसे किसी जानवर की तरह चारों हाथ और पैर जमीन पर रखे हुए पीछा कर रहे, सारे के सारे। और मैं आगे भाग रहा। वहां ऐसा लग रहा था जैसे वो रोशनी दूर होती जा रही है। सामने मेरे वो बल्ब था जो हॉस्टल के ऊपर लगा हुआ था। मैं उसकी तरफ भाग रहा था, लेकिन वो मेरे नजदीक आ ही नहीं रहा था। उनसे मैं पीछा छुड़ाना चाहता था और वो दीवार मुझे नजर आ ही गई और टूटी हुई वो खिड़की भी।
मैं जिस खिड़की से बाहर निकला था अब अंदर जाने में ही भलाई थी। मैं उस खिड़की से अंदर घुसा। वो कमरा अब वैसा खाली नहीं था। वहां कई लोग खड़े थे। सबके रंग पूरी तरह से काले थे। शरीर पर कपड़ा नहीं था, लेकिन वो मांस भी जैसे राख जैसा था। जब कागज जल जाता है काले रंग की राख सी बनती है अकड़ी हुई, उस तरह के उनके शरीर थे। आंखें नहीं थी उनकी, आंखें नहीं थी। उनके करीब से मैं निकल रहा और वो थोड़ा थोड़ा हिल रहे थे। पकड़ना चाहते थे किसी को, लेकिन मैंने आवाज़ नहीं की। उनके करीब से मैं वो बरामदे में निकल आया। उस कमरे को मैंने बाहर से वो कुंडी लगाकर बंद कर दिया था, लेकिन जैसा मैंने सोचा यहाँ हालात वैसे नहीं थे। हर एक कमरे का दरवाज़ा खुला था। किसी ने जैसे हर एक कमरे की उस कुंडी को खोल दिया हो। मुझे ये समझने में देरी नहीं लगी कि ये कुंडी किसने खोली थी। नीचे खून के निशान थे, हाथ के निशान थे। वो लड़का जिसका शरीर का नीचे का हिस्सा कटा हुआ था, वो शायद हर जगह गया। उसके घिसटने के निशान थे। दरवाजे के पास वो हाथ के लगे हुए निशान। उसने और कुछ करना सही नहीं समझा तो दरवाजा खोलने में ही भलाई समझी। मैं डर क्यों रहा हूं? क्योंकि हर एक कमरे से कोई बाहर झांक रहा था। कहीं से कोई लड़की तो कहीं से कोई लड़का, कहीं से बड़ा सा सर जिसकी ना आंखें थी, ना बाल, ना नाक, ना मुंह। जैसे वो सर था, छोटी सी सर पर टांगे लगी हुई और बाजू लगे हुए, जैसे कोई म्यूटेशन से बना हुआ जीव हो या इंसान को ऐसा बनाया हो। मुझे वहां हर एक कमरे में ऐसी चीजें दिख रही। वो देखते देखते मैं जैसे हिल रहा, भाग रहा था मैं ऊपर की ओर। मैं छिपना चाहता था, मैं बचना चाहता था। समय बीत नहीं रहा था, जैसे समय लंबा हो गया था, जैसे समय खिंच चुका था। वो मेरा पीछा करने लगे थे और उनका पीछा करने का तरीका भी बहुत खौफनाक। जो ताकतवर थे वो सबसे आगे निकलने के लिए कमजोरों को अपने हाथ से फाड़ रहे थे। वो बड़े से सर वाला, उसका हाथ भी काफी बड़ा था और उसने वो आधे कटे हुए लड़के को इस तरह से फाड़ा जैसे वो कागज का हिस्सा हो। सर अलग किया, बाजू अलग कर दिए। वो चीख रहा था, ऐसे चीख रहा था जैसे अब उसे दर्द हो रहा हो, लेकिन उसकी चीख भी धीरे धीरे शांत हो गई। जब शरीर के छोटे छोटे हिस्से हो गए तो चीखने लायक बचा ही नहीं था वो। कुछ अजीब से इंसान भी थे जिनके 2 सर थे लेकिन बाजू कोई नहीं। उनको भी जैसे 4 पांवों वाले उन इंसानों ने काटा, काट काट कर फेंक दिया। वो भीड़ थी। जो ताकतवर थे वो बच रहे थे, जो कमजोर थे वो कट रहे थे, जो कट रहे थे वो सिसक रहे थे, तड़प रहे थे। भले ही वो प्रेत थे, लेकिन जैसे उन्हें भी दर्द हो रहा हो। वो क्या चाहते थे? आज की रात कितनी भयानक होगी, इससे ज्यादा भयानक शायद ही किसी ने कोई रात का एहसास किया हो जो मैं कर रहा था। वो खून मेरी आंखों के सामने, वो जैसे नदियां बह रही थी खून की, और वो भीड़ एक एक फ्लोर से, जब मैं सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भाग रहा, वो भीड़ मेरे करीब आती जा रही थी। मैं 5वें फ्लोर पर था और तब बचने का जैसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था मुझे। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं बचूंगा कैसे, लेकिन उनके जो मारने के तरीके थे ना, मुझे उससे ज्यादा डर लग रहा था। वो जब शरीर के हिस्से कर रहे थे ना, तो वो प्रेतों को भी दर्द हो रहा था। वो चमड़ी को उंगलियों से फाड़ रहे थे, दिखा रहे थे मुझे कि कितने भयानक तरीके से किसी को मारा जा सकता है। उनके नाखूनों को एक एक करके निकाला जा सकता है, उंगली से
आंख को बाहर निकाला जा सकता है, गालों के मांस को अपनी उंगलियों से फाड़ा जा सकता है। मुझे दिखाया जा रहा था कि मुझे कितने भयानक तरीके से मारा जाएगा। तभी मैंने पीछे वो ऊपर वाला दरवाजा देखा। उसे खोला जा चुका था। ऊपर से वो जैसे पानी का बना हुआ इंसान नीचे की तरफ उतर रहा। वो भी मुझे पकड़ना चाहता था। जैसे वो गायब हो, लेकिन ऊपर बारिश हो रही थी ना, तो पानी की वो बूंदें उसके शरीर पर जैसे चिपकी हुई। देखने में ऐसा लग रहा जैसे वो पानी का बना हुआ हो। वो मुझे पकड़ना चाहता था, लेकिन अब मुझे बचने का एक रास्ता नजर आया था। मैंने उसे धक्का दिया और मैं सीधा ऊपर चढ़ गया, छत पर। मुझे लगा था छत पर वो मेरा पीछा नहीं करेंगे, लेकिन वो छत पर भी मेरा पीछा कर रहे। वो भीड़ जो छत पर पहुंच गई थी, मैं उनसे बच नहीं पा रहा और बार बार वो मुझे दिखा रहे मुझे कैसे कैसे मारा जा सकता है। मैं छत के कोने की तरफ बढ़ने लगा था। मैं मौत से डरता हूं। हर कोई मौत से डरता है, लेकिन दर्दनाक मौत से हम कभी मरना नहीं चाहेंगे। हर कोई चाहेगा उसकी मौत कम दर्द वाली हो। अगर दर्द होने वाला है तो हम उससे बचने की कोशिश करेंगे। मैं ये जान गया था वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाले, इसीलिए कम दर्द की मौत के बारे में मैं सोचने लगा। ये 5वां फ्लोर था ऊपर। यहां से अगर मैं नीचे गिरा तो शायद मुझे दर्द तक नहीं होगा। एक झटके में मेरा शायद सर फट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। बचने का यही तो तरीका था ना, तो मैंने सोचा कि ये तरीका अपनाना बिल्कुल सही होगा। मैं कोने की तरफ भागा और भीड़ मुझे पकड़ना चाहती थी। मेरी आंखों में वो चमक शायद उन्होंने देख ली। तेजी से भागे थे और मैंने ऊपर से छलांग लगा दी सीधा नीचे। और जब आप ऊंचाई से गिरते हैं ना, वो क्षण लंबे होने लगते हैं। पूरी जिंदगी आंखों के सामने घूम रही थी। मौत धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। जैसे वो 1 सेकंड का समय जब 5वीं मंजिल से आप नीचे गिरेंगे, वो समय जैसे मिनटों जैसा बन गया था। मैं हर एक क्षण जो जिंदगी में घटा उसको दिमाग में सोच पा रहा था। अचानक आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया। ये मौत का अंधेरा था, लेकिन मौत के अंधेरे के बाद किसी की आंखें नहीं खुलती। मेरी आंखें खुली थी। दिन का वक्त हो चुका था। मेरा वो साथी सिक्योरिटी गार्ड, उसने मुझे हिला हिला कर उठाया था। मैं फर्श पर पड़ा था और जैसे ही मैंने ऊपर की तरफ देखा, उस बिल्डिंग को मैं देख पा रहा था। फिर मैंने अपने शरीर को देखा। मेरा शरीर बिल्कुल सही था। ना मेरा सर फटा था, ना मुझे कोई चोट लगी थी, लेकिन मैं इतना डरा था, मेरी जबान कांप रही थी और उसे मेरा कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा। वो कहे जा रहा, क्या हुआ, तुम कर क्या रहे हो, बोलो कुछ। मेरी आवाज नहीं निकली थी। 7 दिनों तक मैं बोल ही नहीं पाया था। अस्पताल में भर्ती रहा था। वो काम मैं कर नहीं पा रहा था। दोबारा मैं वहां जाना नहीं चाहता था। मुझे नहीं पता उस हॉस्टल में वो क्या खौफनाक चीज हुई। मैं जैसे पूरी दुनिया से 7 दिनों के लिए कट गया और 7 दिनों बाद जैसे कुछ दवाइयों का असर हुआ तो दिमाग थोड़ा शांत सा होने लगा। सब कह रहे, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हें सपना आया होगा। मैं भी वो काम छोड़ चुका था। दोबारा मैं वहां जाना नहीं चाहता था। जब मैंने वो मोबाइल चार्ज करके ऑन किया, घर की तरफ जाते हुए एक वेबसाइट खुली थी। वही वीडियो, वो हॉरर कहानी, डरावनी भूतिया कहानी। मैं उसे चलाना नहीं चाहता था। मैं उसे चलाना नहीं चाहता था। मैंने उस वेब पेज को काट दिया। मैं समझ गया था ये सब उस कहानी के कारण हुआ। लिखा तो गया था, इस वीडियो को रात के वक्त मत देखना, लेकिन मैंने देखा। अब मैं ठीक था और दोबारा मैं वो शब्द उस वीडियो के सुनना नहीं चाहूँगा। ये मेरी जिंदगी की कहानी थी। चलो एक
और कहानी सुनाता हूं आपको। मैंने जो वीडियो की कहानी सुनाई थी सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। अब आपको सही से सुनाता हूं। एक परिंदा अंधेरे में खो गया। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता गया। उस अंधेरे में उसे क्या क्या दिखा। भयानक भयानक जीव दिखे थे और उस अंधेरे से वो बाहर नहीं निकल पाया।